जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे टॉपिक के अनुसार जो हमने लिख रखा है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और पर्यावरण में पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की, जिसे हम पर्यावरण में कहेंगे कि प्रदूषण और आपका जलवायु परिवर्तन। पहले तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, और ये पर्यावरण वाला जो मुद्दा है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इतना प्रासंगिकता पूर्ण तरीके से क्यों प्रस्तुत किया गया और उसे सिलेबस में इतना महत्व क्यों दिया गया। ध्यान रखना, मांग और पूर्ति का नियम रहता है कि अगर किसी विषय का महत्व बढ़ेगा तो उसकी मांग बढ़ेगी और देन सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, प्रशासनिक अधिकारी बनने की प्रक्रिया में उस चीज को शामिल किया जाएगा। तो हम थोड़ी सी बात पर्यावरण से शुरू करते हुए कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ हम हिंदी की बात करते हुए संधि विच्छेद अगर करेंगे पर्यावरण का तो वो आएगा परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब जो चारों ओर से, आवरण मतलब जो ढके हुए हैं। परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब ढके हुए हैं। तो ध्यान रखना, मानव जीवन जिस कहते हैं परिवेश में, जिन वर्गणाओं में मानव जीवन फलीभूत होता है, मानव जीवन की घटनाएं जिस परिवेश में कहते हैं संपन्न होती हैं, उन्हें पर्यावरण कहा जाता है। या जिस परिवेश में मानव की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक घटनाएं होती हैं, उसे व्यक्ति का पर्यावरण बोला जाता है। खैर, तो पर्यावरण ध्यान रखना, और पर्यावरण के शब्द का अर्थ हमने थोड़ा बताते हुए कि ये पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी प्रासंगिकता पिछले कुछ समय से जो बढ़ी, तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इनको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हम उस सब को ले जाते हुए चर्चा भी करेंगे कि पर्यावरण का आज इतना बड़ा महत्व कैसे हो गया। हालांकि पहले ये एक भूगोल का, ज्योग्राफी का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र भाग के रूप में स्थान दिया गया है। और महत्व तो पर्यावरण का इतना भी है कि आगे चलकर हो सकता है कि सिविल सर्विसेज पर्यावरण से संबंधित अलग से आयोजित होने लगे, जैसे आईएफएस आयोजित की जाने लगी और जिसकी पहल राज्यसभा के द्वारा की गई थी। अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। खैर, तो ध्यान रखना है, हम राज्य व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुद्दा हम आज डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण, और पर्यावरण में खास तौर पर पॉल्यूशन और आपका क्लाइमेट चेंज, जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ध्यान रखना, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, उस मुद्दे की चर्चा हम करेंगे। और खास तौर पर आज हम चर्चा करेंगे आपके जलवायु परिवर्तन की। हमने अभी बात की कि पर्यावरण का मुद्दा हाईटेक हुआ, तो सबसे पहले इसकी प्रासंगिकता बढ़ी क्योंकि पर्यावरण के केंद्र में, या हमारे कहते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी के केंद्र में मानव है, मानव जीवन है। मानव जीवन के अलावा पूरा जीव जगत है, सृष्टि है। और जब इस जीव जगत पर, इस सृष्टि पर संकट आया, पर्यावरणीय संकट आया, जब समस्याएं आई, संकट आया और उसकी पहचान की, जब मानव उससे दो चार हुआ, तो ये पर्यावरण का मुद्दा एकदम से उभर कर आया। चाहे बात कर लो आप ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, चाहे बात कर लो आप ओजोन परत संरक्षण की या ओजोन में हुए छिद्र की, चाहे आप बात कर लो वायु प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, आपके वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण,
इसके अलावा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, इन जल प्रदूषण, इन प्रदूषणों की बात कर लो तो कहते हैं जब ये सारे संकट पर्यावरण के स्तर पर उभर के आए और उस संकट के समाधान के लिए पूरी सृष्टि या जीव जगत इकट्ठा हुआ और समाधान के प्रयास, उस समस्या के समाधान के प्रयास किए गए, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी निखर के आई। यहीं से बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जुड़ेंगी और उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई बहुत सी संधि शर्तें भी जुड़ेंगी और उन्हीं से जुड़ी हुई बहुत नवीन नवीन शब्दावली भी आपको इस लेक्चर में सुनाई देगी। ध्यान रखना, ये सारा घटनाक्रम लगभग कहते हैं दुनिया में 1980 के बाद एकदम से कहते हैं राष्ट्रीय चर्चाओं के, अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं के मुख्य पटल पर आया। हमने बात की कुछ शब्दावली की, तो आप ध्यान रखना, आपके कहते हैं बहुत सी, जैसे कहते हैं ओजोन परत संरक्षण के लिए आपका कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, रियो सम्मेलन, CFC, हैलोजन गैस, ये सारी शब्दावली इस पर्यावरण के घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सब की चर्चा जाते जाते होगी। अभी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमने बनाई आपके किसकी, पर्यावरण की। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की प्रासंगिकता के हम आज उसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक कहते हैं कि आपका दुख नहीं आता, संकट नहीं आता, तो उस चीज की वास्तविकता का भी हमें भान नहीं होता, उसकी वास्तविकता का यथार्थ हमें परिचित नहीं होता। जब पर्यावरण ने, प्रकृति ने मानव के सामने संकट उपस्थित किया, तब मानव सोचने पर मजबूर हुआ। वो संकट कई रूप में है। आज ही देख लें, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से ही शुरुआत करें तो ध्यान रखना, आज का मौसम जिसे बेमौसम कहा जाता है, मौसम का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। वर्तमान में ही आप समझ सकते हैं कि कई लोग ये कहते हैं अंदाजा नहीं लगा पाते, या व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया पर ये व्यंग्य चलते रहते हैं कि बारिश है, सर्दी है कि गर्मी है, चल क्या रहा है, रजाई ओढ़े कि ना ओढ़े, पंखा चलाएं कि ना चलाएं, छाता लेके चलें कि ना चलें। आप वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य से इस बात को समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण संकट, जैसे इस समय रबी की फसल की कटाई है, कटाई का समय है और उस समय ओलावृष्टि बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, जो फसलों के लिए कहीं से अच्छी नहीं है। ध्यान रखना, हम अपने टॉपिक क्लाइमेट चेंज पर या जलवायु परिवर्तन पर आहिस्ता से आ गए हैं और जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते करते हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी जाएंगे, जिसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस हरित ग्रह प्रभाव के साथ हम ग्रीन हाउस गैसेस पर भी जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेस के कहते हैं एकदम से बढ़ने के कारणों पर भी जाएंगे और वैश्विक घटनाक्रम में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम औद्योगिक क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा भी करेंगे, जिसके कारण कहते हैं, जिसके कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का प्रभाव या उनका कहते हैं इतना ज्यादा स्तर पर उत्पन्न होना इन कारणों के से संभव हुआ। खैर, तो हम बात करते हैं अपने जलवायु परिवर्तन की या क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज की या जलवायु परिवर्तन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, जिसे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, और एक चीज और इससे शब्द जुड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश का एक शब्द है ग्लोबल वार्मिंग, और
इनके अर्थ से ही हम कहानी को शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना, लोग कभी कभी इनको एक ही समझ लेते हैं, हालांकि इनमें थोड़ा सा अंतर है। हम एक घर के उदाहरण से समझ लेंगे। मान लें कि घर हमारी पृथ्वी है। मान लें कि घर हमारी पृथ्वी है, ये ग्रीन प्लेनेट है। मान लें घर हमारी पृथ्वी है, मान लें घर हमारी पृथ्वी है और ये हमारा स्रोत है सूर्य। ध्यान रखें, हम बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये सूर्य हमारा ऊर्जा का, ऊष्मा का प्रमुख केंद्र है। पृथ्वी को थोड़ा सा हमने सूर्य से अलग बना दिया क्योंकि पृथ्वी सूर्य की लगातार परिक्रमा करती रहती है। ध्यान रखना, और ये मुख्य आपका स्रोत है। सूर्य ही से पृथ्वी को ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा था उसके ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के अर्थ को हम समझाएं, उसके अर्थ को स्पष्ट करें, तो हम बताएंगे कि हमने कहा कि पृथ्वी एक घर है। पृथ्वी एक घर है, मान लें आप, और उस घर में बहुत से कमरे हैं। पृथ्वी एक घर है और उस घर में बहुत से कमरे हैं, और उन कमरों को आप महाद्वीप, महासागर मान सकते हैं। महाद्वीप या महासागर मान सकते हैं। आप कहेंगे घर और कमरों की बात करने लगे, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दिमाग में आया, जहन में आया कि घर के तापमान का बढ़ना कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के तापमान का निरंतर बढ़ना, हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर धीरे धीरे होती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया बहुत तीव्र तरीके से हुई है। पृथ्वी के अपने इतिहास में इतना तापमान में वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी पिछले कुछ दशकों में हुई। ठीक है, तो उसी पर हम आते हैं कि पृथ्वी या घर के तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ये उसके तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, और घर के विभिन्न कमरों में अलग अलग मौसमी घटनाक्रम का होना कहलाएगा जलवायु परिवर्तन। इसे आप समझें कि पृथ्वी के चारों तरफ तापमान का बढ़ना, हीट का अप होना, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वायुमंडल में ताप का बढ़ना, और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी स्थल आकृति, जलाकृति और दूसरे क्षेत्र हैं, उनमें या पृथ्वी के संपूर्ण भाग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अनायास अनियमित घटनाओं का, मौसमी घटनाओं का होना कहलाता है जलवायु परिवर्तन, जिसे आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ हमने थोड़ा अंतर बताया ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का। यहाँ हम यात्रा को जारी रखेंगे, ध्यान रखना, और जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज पर ही हम बात करेंगे। ये सामान्य सा अंतर है। ये हमारे सूर्य देवता हैं, ये हमारे सूर्य देवता हैं, ध्यान रखना, ये हमारे सूर्य देवता हैं। यहां बना लेते हैं हम, ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। इतनी बड़ी तो नहीं है, छोटी है। सूर्य को आप बड़ा कर लें, ये पृथ्वी है। तो आप ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की, और वो ग्लोबल वार्मिंग है तापमान का
पृथ्वी के ताप का एकदम से बढ़ना। हीट अप होना, पृथ्वी के तापमान का एकदम से बढ़ जाना, ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग। तो जलवायु परिवर्तन का फिर कहते हैं कि पृथ्वी के तापमान का एकदम से बढ़ना और पृथ्वी के आंतरिक भागों में मौसमी अनियमित मौसमी गतिविधियों का होना कहलाएगा जलवायु परिवर्तन। यह कहलाएगा जलवायु परिवर्तन। ये पृथ्वी है, हमारी ग्रीन प्लेनेट है पृथ्वी। अभी हम पूरी दुनिया का मानचित्र भी बनाएंगे और दुनिया के मानचित्र में जहां जहां जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी चिन्हित करेंगे। पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को हम चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इसको कैसे समझाया जाए? तो हमने बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का और ऊष्मा का, वो है सूर्य। यहां से आप समझना, सूर्य से जो प्रकाश विकिरण के माध्यम से आता है, सूर्य के से जो प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि सूर्य से प्रकाश 8 मिनट में चल के पृथ्वी तक आता है। सामान्य अध्ययन में आपने पढ़ा होगा। तो यह सूर्य से जो प्रकाश चल के आता है, तो पृथ्वी की ऐसी प्रकृति है। और आप ध्यान रखना, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा और भी 7 ग्रह हैं। सूर्य से लगा हुआ बुध है, बुध से लगा हुआ शुक्र है, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, फिर ध्यान रखना मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये कुल 8 ग्रह हैं। प्लेटो को हमने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर कोई है तो वो सूर्य है। और सूर्य से विकिरण के माध्यम से सूर्य का तप, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा पृथ्वी तक आता है। और पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में कुछ कहते हैं कि आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें या हरित ग्रह गैसें होती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि सूर्य के तप का या सूर्य के तापमान का कुछ भाग अपने में सोख लेती हैं, अपने में रोक लेती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति संभव है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति संभव है इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण। और उन ग्रीन हाउस गैसों में हम बताएंगे भी 6 कुल ग्रीन हाउस गैसें आती हैं। और उन गैसों में CO2 जो आगे चल के बहुत बड़ा वरदान के साथ अभिश्राप भी बन जाएगा। और अभी ग्लोबल वार्मिंग में, जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रही है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प को भी हम शामिल करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी शामिल करते हैं, मीथेन को भी शामिल करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को भी हम शामिल करते हैं। ये कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। बड़े ध्यान से हमारी चर्चा को सुनना, बड़े शोध के अध्ययन के बाद सरल सहज तरीके से हम आपके सामने ये चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसें अगर वायुमंडल के लिए जिम्मेदार हैं, जिस वायुमंडल के कारण इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो फिर इन ग्रीन हाउस गैसों को इतना कुख्यात, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना कुख्यात या इतना चर्चित नकारात्मक अर्थों में क्यों बना दिया गया? तो दिक्कत ग्रीन हाउस गैसों की कहते हैं उनकी उपस्थिति, सीमित संख्या में उपस्थिति से नहीं है, उनकी असीमित संख्या में उपस्थिति से है।
आप समझ सकते हैं उपस्थिति से है। जैसे सामान्यतः जूलॉजी में कैंसर की बात करते हैं, विज्ञान में चिकित्सा में कैंसर की बात करते हैं कि सामान्यतः शरीर में अगर कोई सेल्स सामान्य संख्या में है तो ठीक है, और वही सेल्स अगर सामान्य संख्या से बढ़ के असामान्य रूप धारण करने लगती हैं तो उन्हें ही कैंसर नाम दे दिया जाता है। तो पृथ्वी को ये कैंसर इन ग्रीन हाउस गैसों के असीमित रूप से बढ़ने के कारण हो रहा है। ध्यान रखना, असीमित उनके प्रभाव के कारण या असीमित उनकी होती कहते हैं उनकी संख्या या उनकी उपस्थिति के कारण हो रहा है। हमने ग्रीन हाउस गैसों का नाम भी लिया। अच्छा, और ये ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो ये पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की तरह ठंडी रहे, निर्जन रहे और वहां पर जीवन ना रहे। आप ध्यान रखना, हमारे सौर मंडल में, सूर्य के सौर मंडल में जो केंद्र है हमारा, उसके जितने भी ग्रह हैं उन किसी भी ग्रह पर पृथ्वी को छोड़कर जीवन संभव नहीं है। और वो जीवन संभव हुआ, जीवन की गतिविधियां संभव हुई उस वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। ध्यान रखना, उस वायुमंडल की उपस्थिति के कारण उस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अब कहानी कहां से थोड़ी बदली और कहते हैं आप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा रहे थे, क्लाइमेट चेंज पढ़ा रहे थे, जलवायु परिवर्तन पढ़ा रहे थे और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा रहे थे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव कहां से आ गया? तो हरित ग्रह प्रभाव की हम कहानी बताएं कि शीत कटिबंधी क्षेत्र में या शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में ये हरित ग्रह प्रभाव इसको क्यों कहा जाता है, वो कहानी थोड़ी हम आपसे क्लियर कर दें। फिर हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को जोड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग से और ग्लोबल वार्मिंग को जोड़ेंगे जलवायु परिवर्तन से, और फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को, दुष्प्रभावों को विस्तृत रूप से आपके सामने उपस्थित करेंगे। और फिर उन दुष्प्रभावों से निपटने में, संकट से निपटने में विश्व के देशों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, संधि संगठनों की भूमिका और बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी उसमें समेटने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा या प्री एग्जाम की मांग के अनुसार हम इस टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने बात की पर्यावरण की, पर्यावरण क्या है, फिर पर्यावरण में उत्पन्न संकटों की, और फिर उनके संकटों के समाधान की हम बात पर पहुंचते वहीं पर एक पहला संकट जो हमने शुरू किया, जो शायद दुनिया में आज सबसे बड़ा, दुनिया में पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट माना जाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। ये श्रृंखलाएं हैं, ये कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हम चर्चा पर पहुंचे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ठंडे प्रदेशों में जहां पर सूर्य की रोशनी कम समय के लिए उपस्थित होती है, ठंडे प्रदेशों में जहां सूर्य की रोशनी कम समय के लिए उपस्थित होती है, उन ठंडे प्रदेशों में ध्यान रखना, उन ठंडे प्रदेशों में जब सूर्य की रोशनी कम आती है तो कुछ फसलें, कुछ कृषि उत्पाद जिन्हें पकने के लिए, जिन्हें उगने के लिए अधिक सूर्य तप की या अधिक हीट की आवश्यकता होती है, तो वो वहां पर कम सूर्य के ताप की उपस्थिति के कारण वो वहां पर उत्पन्न नहीं हो पाते, वो वहां पर पैदावार उनकी वहां पर नहीं हो पाती। तब वहां के लोग एक हरे रंग की चादर से, हरे रंग की प्लास्टिक से या हरे रंग के किसी भी तरीके से एक हरा घर या ग्रीन हाउस बनाते हैं, और उस ग्रीन हाउस की दीवारें ऐसी होती हैं कि वो ग्रीन हाउस, ध्यान रखना, वो ग्रीन हाउस सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की किरणों को, सूर्य के ताप को
तो उस ग्रीन हाउस में आने देंगे, लेकिन बाद में उस सूर्य की किरणों के प्रभाव को कहते हैं वापस उस ग्रीन हाउस से जाने नहीं देंगे। और इस रोके हुए ताप के कारण, इस रोकी गई हीट के कारण उस ग्रीन हाउस में तापमान बाकी क्षेत्र की जगह में उच्च बना रहता है और वो फसलें जिन्हें ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, वो फसलें या कृषि उत्पाद आसानी से उत्पन्न हो पाते हैं या उनकी पैदावार आसानी से हो पाती है। इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे घटनाक्रम को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और अब हम पृथ्वी की तुलना इससे कर लें कि पृथ्वी के इस प्रभाव को या पृथ्वी में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, तो ध्यान रखना बिल्कुल सेम इसी घटनाक्रम के जैसे पृथ्वी का स्वभाव भी है कि सूर्य से वो ऊष्मा लेती है, सूर्य से हीट वो लेती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, लेकिन पृथ्वी का स्वभाव है, पृथ्वी की जो आपके वायुमंडल की परत है, जो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति है, वो सूर्य के प्रकाश को आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। और पृथ्वी का स्वभाव है कि जो भी सूर्य तप या जो भी हीट सूर्य से पृथ्वी तक आई है दिन भर में, सुबह से लेके शाम तक, आपने देखा होगा सुबह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, कम हीट लिए होती हैं, दोपहर 12 बजे तक वो सूर्य की किरणें सीधी धरातल पर पड़ने लगती हैं और वो बहुत तेज होती हैं। शाम को भी सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और वो उतना तापमान नहीं लिए हुई होती हैं। और आप ध्यान रखना, पृथ्वी का स्वभाव है कि जितना भी सूर्य तप दिन में लिया है, वो पृथ्वी सूर्य तप को या विकिरण के माध्यम से उसको वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। आपने देखा होगा सामान्यतः जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो गर्मियों में खुले में सोते हैं, छतों पर सोते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिन में जब छतें इतनी गर्म रहती हैं, तो रात में वो धीरे 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 करके अपनी गर्मी समाप्त स्वतः कर देती हैं। आपने ऐसा अनुभव किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रामीण परिवेश के लोग, गरीब तबके के लोग जिनके पास एसी कूलर नहीं है, वो अपनी कहते हैं छतों पर, अपनी रूफ पर ही अपना सोने का कार्य करते हैं। और वो कहते हैं घरों की छतें रात्रि तक ठंडी भी हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर जो प्रकाश सूर्य से आया और उस प्रकाश को पृथ्वी लौटाती है, और लौटाने की इस प्रक्रिया में वो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, लौटाने की इस प्रक्रिया में वो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, वो सूर्य के कुछ ताप को, कुछ हीट को रोक लेती हैं, कुछ हीट को रोक लेती हैं या सोख लेती हैं। आप कह सकते हैं कि सोख लेती हैं, और उनके उस ताप या हीट को सोखने से पृथ्वी में वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। ध्यान रखना, पृथ्वी में वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखना, हमने ग्रीन हाउस गैसों, ग्रीन हाउस, यही ग्रीन हाउस हमने उस प्रभाव में बताया था कि वो उस घर की दीवारें सूर्य के प्रकाश को आने तो देती हैं, लेकिन पूरे सूर्य के प्रकाश को जाने नहीं देती हैं। यही अब सेम घटनाक्रम पृथ्वी के साथ भी हो रहा है, और इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसें। ध्यान रखना, इसमें भूमिका निभाती हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसें, और उन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, वो सूर्य के ताप को अपने में सोखती जा रही है,
और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, सूर्य के ताप को सोखती जा रही है, या पृथ्वी पर जितना प्रकाश आता है, जितनी ऊष्मा आती है, उस मात्रा में वो वापस लौट कर नहीं जाती। और वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल के गर्म होने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हम और एक्सप्लेन करेंगे। आज इस जलवायु परिवर्तन के टॉपिक को हम पूर्णतः समाप्त करेंगे और आगे के टॉपिकों में हम प्रदूषण पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। यहां अब बात हो जाती है, आपको यहां तक की कहानी हमने बताई ग्रीन हाउस इफेक्ट की, और अब बात होनी है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जलवायु परिवर्तन एकदम से पिछले कुछ शताब्दियों में, कुछ दशकों में एकदम से कैसे बढ़ गया। पहले ये समस्या क्यों नहीं थी, एकदम से ये समस्या का उभार क्यों हो गया। तो उस सब के लिए हम थोड़े से कुछ वैश्विक घटनाक्रम पर भी जाएंगे। ध्यान रखना, वैश्विक घटनाक्रम पर हम जाएंगे। ये पृथ्वी हमने बना रखी है, थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे और आगे की यात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है। हमें यहां बनानी पड़ेगी हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, उसके ध्रुव, कुछ महाद्वीप और कुछ महासागर, और फिर हम पूरे घटनाक्रम को जोड़ते जोड़ते उसके प्रभाव तक जाएंगे और हमारा जो कहते हैं प्रयास है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचकर जाएगा। खैर, तो यहाँ हम अपनी पृथ्वी को अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जहां की बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। खैर, इतना बड़ा भी नहीं बनाएंगे। घटना समझ में आई होगी, ठीक है, नहीं आई होगी, हम एक बार उसका फिर से डिस्कशन करेंगे, थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी गोल है, जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ आर्कटिक है और यहाँ 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिक है। ध्यान रखना। और अंटार्कटिक बहुत भूमिका रहेगी साहब इनकी इस ग्लोबल वार्मिंग में, इस जलवायु परिवर्तन में। और ये ध्रुव जो है ये पूर्णतः बर्फ से आच्छादित है। ये हालांकि वैसे एक आर्कटिक महासागर बोला जाता है, और ये अंटार्कटिक महाद्वीप भी बोला जाता है, महाद्वीप भी बोला जाता है। पृथ्वी हम बना रहे हैं, पृथ्वी हमारे दो ध्रुव है। और थोड़ा सा हम महाद्वीपों का स्वरूप भी देख लेते हैं। बहुत क्लियर तो इतने से मैं नहीं आएगा, लेकिन आप देखना कि यहाँ हमारा यूरोप रहेगा, जिसे हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। और ये हमारा एशिया, ये हमारा हिंदुस्तान छोटा सा, ये हमारा एशिया, ये बहुत छोटा बन गया, ये अफ्रीका बीच में एकदम, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका। तो ये ध्रुव, ये एशिया विस्तारित है, और ये हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ। महासागर को भी लोकेशन क्लियर कर दे, ये एशिया, हालांकि ये सबसे बड़ा है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ अटलांटिक महासागर, कहते भी हैं कि हल्के एस के आकार का है अटलांटिक महासागर। यहाँ प्रशांत महासागर, और ये यहाँ भी रहेगा। यहाँ हमारा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एशिया इतना छोटा नहीं है। इस एशिया में हम रह रहे हैं, आखिर वो इतना छोटा कैसे हो सकता है? एशिया, ये हिंद महासागर, हिंद महासागर। मानचित्र को थोड़ा छोटा बनाना था, इसलिए चीजें कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई। ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर। 5 महासागर हम देख लेंगे। एक प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, चौथा आर्कटिक महासागर है, और 5वां अंटार्कटिक महासागर भी है और महाद्वीप भी है। तो अब ये कहानी हमारी थोड़ी सी आगे बढ़े कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का ताप आता है, सूर्य की हीट आती है, और पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल, हेलोजन सॉरी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, उस सूर्य तप को के बहुत बड़े भाग को तो जाने देती है, आया और वो लौटा देती है। बहुत से सूर्य तप को तो वो लौटा देती है, लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उस सूर्य तप के कुछ भाग को अपने में सोख लेती है, जिनमें हमने नाम लिया था CO2। फिर से लिख देते हैं एक बार, जलवाष्प, मीथेन, याद रखना क्योंकि एग्जाम में ओजोन का नाम भी आता है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आप ध्यान रखना, ओजोन, CO2, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा आतंकवादी सिद्ध होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर हम इन ध्रुवों पर स्थित बर्फ के पिघलने की कहानी, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण तापमान का बढ़ना, और तापमान के बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ का पिघलना, और बर्फ के पिघलने से समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, जल स्तर का बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक पहलू मात्र है। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का समुद्रों के जल के स्तर का बढ़ना एक पहलू मात्र है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो जलवायु परिवर्तन की घटना होगी उसमें हम बहुत सी घटनाओं को, बहुत सी प्रक्रियाओं को शामिल करेंगे। मेन लब्बो लुबाब जो है वो यही है, मुख्य यही है।
और उस कहानी को हम लेके गए थे एक बात पर कि पहले इतना ज़्यादा मुद्दा जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ओजोन परत संरक्षण का, ये सब मुद्दे पहले कहाँ गए थे, क्यों नहीं थे पर्यावरणीय मुद्दे इतने हाईलाइट, इतने प्रासंगिक, जबकि पिछले कुछ दशकों में, खास तौर पर 21वीं शताब्दी में 1900 से लेके 2000 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये मुद्दे एकदम से मुख्य पृष्ठ पर या मुख्य मंच पर उभर कर आ गए। तो उसमें हमने एक घटना का नाम लिया था और बताया था कि ये अनायास नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ वैश्विक घटनाक्रम, विश्व की राजनीति जिम्मेदार है। हमने एक चीज का नाम लिया था जिसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये 1750 के बाद हुई थी, 1800 के आसपास, और 1850 के लगभग ये औद्योगिक क्रांति जो हुई, इस औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। और उस घटना के बाद हुआ क्या कि ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट तो हुई थी यूरोप से, ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट तो हुई थी एशिया से जुड़े इस यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में क्रांति आई थी। जो एक एकल व्यक्ति कारीगर की पद्धति थी वो समाप्त हो गई थी और कारखाना पद्धति का आविष्कार हुआ था। कारीगर, एक व्यक्ति कारीगर के रूप में घर पे काम नहीं करेगा, खूब सारे व्यक्ति एक बड़ी सी छत के नीचे बड़े से कारखाने में काम करेंगे और खूब सारा उत्पादन मशीनों के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। और ये उत्पादन का एकदम से, उत्पादन के क्षेत्र में एकदम से क्रांति का आ जाना ही कहलाता है औद्योगिक क्रांति। लेकिन इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे है? तो इसी औद्योगिक क्रांति के घटनाक्रम के दौरान जमीन के नीचे से कोयला खोजा गया। पहले तो वृक्षों की लकड़ी को काट काट कर कोयला बनाया गया, क्योंकि ये कोयला ऊर्जा के रूप में, कहते हैं, इंजनों में यूज हो रहा था। आपने पहले रेलवे इंजन देखे होंगे, ना देखी हो तो आप शोले याद होगी आपको, गदर मूवी याद होगी, जिसमें कोयले से रेलवे इंजन चलता था। तो उस औद्योगिक क्रांति में कोयले की खोज हुई। पहले तो लकड़ी को जलाया गया और लकड़ी के जलाने से, उस जीवाश्म ईंधन के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, इन सारी हरित ग्रह जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबको पीछे छोड़ देगी। और आज मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से कहते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बन जाएगी, जिसे आप कार्बन उत्सर्जन के रूप में सुनते होंगे, आप कार्बन डेटिंग के रूप में सुनते होंगे। खैर सॉरी, कार्बन डेटिंग नहीं, कार्बन उत्सर्जन के रूप में आप उसका नाम सुनते होंगे कि देशों को उनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की मांग लगातार चल रही है। खैर, हम वैश्विक राजनीति से शुरुआत कर रहे हैं और वर्तमान वैश्विक राजनीति तक हम आएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा पड़ाव है। 1750 से लेकर 1850 के बीच का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जिसमें कोयले की खोज होगी। पहले लकड़ी को जला के कोयला बनाया जाएगा और फिर जमीन के, कहते हैं कि खदानों के अंदर से कोयले की खोज होगी और उस कोयले का दहन बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप के देशों में किया जाएगा। और यूरोप के देश इस औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाकर, और यूरोप के देशों के साथ अमेरिका भी, यूरोप के देशों के साथ, कहते हैं, एशिया के कुछ गिने चुने देश, इस औद्योगिक क्रांति का मुख्य जो एडवांटेज है वो यूरोप को और अमेरिका जैसे देशों को मिला। और ये देश, कहते हैं, अपने
आर्थिक स्तर को बहुत ऊपर उठा लेंगे, इनका विकास जबरदस्त हो जाएगा और यही देश आज विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। और इसी औद्योगिक क्रांति ने तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को, भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया था। नहीं तो अंग्रेज इतने से छोटे से देश के लोग भारत में आके कैसे बसते और भारत को गुलाम कैसे बनाते। तो ये औद्योगिक क्रांति जो विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, उस औद्योगिक क्रांति का ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बड़ा 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 योगदान है। खैर योगदान तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सकारात्मक अर्थों में होता है, योगदान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस एक पॉइंट से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को आप आधार से या कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से समझ सकते हैं। और बाद में रही सही कसर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मोटर वाहनों का यूज जो हुआ, कल कारखानों की जो संख्या बढ़ी, मोटर वाहनों का यूज हुआ, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि ये खनिज 1930 के आसपास ही खोजे गए। पहला पेट्रोल का कुआं अमेरिका में खोजा गया था, पेंसिल्वेनिया में। तो ये मोटर वाहनों का यूज, खनिज तेलों का यूज जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा और इसने कहते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, उसके उत्सर्जन को और अधिक बढ़ा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा को और अधिक बढ़ा दिया। खैर इसने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ाया क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा होती है। कोयले के जलने पर, लकड़ी के जलने पर, कारखानों में काम होने पर, चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें होता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ी तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर फैली और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की ऊष्मा को जो आई थी जिस मात्रा में, उस मात्रा में वापस जाने नहीं दिया और इसने उस तापमान को सोख लिया और पृथ्वी के चारों तरफ के वातावरण को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। और ये गर्म करने की प्रक्रिया इतनी तीव्र तरीके से हुई, ये घटनाएं सब इतनी तीव्र तरीके से हुई कि कहते हैं कि 1900 औद्योगिक क्रांति के बाद या 1900 से लेके 2000 के बीच में पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। ध्यान रखना, लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, जो तापमान बहुत बहुत वर्षों में, शताब्दियों में बढ़ना था। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया एक सामान्य सी सरल सहज प्रक्रिया है जो निरंतर घटती रहती है, लेकिन धीमे 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 रूप में, और वर्षों में वो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचती है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम बहुत तीव्र तरीके से मात्र 150 से 200 साल के बीच में हुआ। ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति, विद्वान तो ये तक कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 30% की बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड 1% थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के कहते हैं उसके उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि पृथ्वी की अपनी यात्रा में, पृथ्वी के इतिहास की यात्रा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आज है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कभी पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी। एक बात को हम यहाँ और जोड़ना चाहेंगे कि पहले भी अगर ये जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा था, तो फिर
ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या जलवायु परिवर्तन की समस्या पहले क्यों नहीं आई? तो पहले आप ध्यान रखना कि औद्योगिक क्रांति के पहले जनसंख्या सीमित थी, उत्पादन सीमित था, तो जनसंख्या भी सीमित थी और उसकी मांगें भी सीमित थी। ध्यान रखना, जनसंख्या जब बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ी और उसकी मांग की आपूर्ति के लिए और सारी चीजें एक साथ बढ़ी। ध्यान रखना, और उसकी मांग की आपूर्ति के लिए जब चीजें बढ़ी, जनसंख्या बढ़ेगी, नगरों का विकास होगा, जनसंख्या की आवश्यकता के लिए लकड़ी के घर बनेंगे, लकड़ी का फर्नीचर बनेगा, लकड़ी के पुल बनेंगे, लकड़ी के दरवाजे बनेंगे। कहते हैं लकड़ी के दरवाजे बनेंगे, ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी जलाई जाएगी, लकड़ी काटी जाएगी। तो वनों के कटने की अंधाधुंध प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये वन क्या करते थे कि ये वन जो है, पेड़ जो आप जानते हो सामान्यतः, पेड़ अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ क्या करते थे कि इस वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और अपने फोटोसिंथेसिस के तहत बनी हुई ऑक्सीजन को उस वातावरण को दे देते हैं। जो मानव के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो जीवाश्म ईंधनों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देते थे वो जंगल या वो पेड़। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या बढ़ी, मानव बस्तियां बढ़ी, शहरीकरण हुआ, तो जंगलों की कटाई शुरू हो गई। जो जंगलों की कटाई आज भी निर्बाध रूप से जारी है। कहते भी हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। खैर, तो ध्यान रखना, कभी कभी इस पर्यावरण पर निबंध भी आ सकता है, तो आप हमारे विचारों को वहां निबंध में भी तार्किक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आई, विज्ञान आविष्कार के क्षेत्र में क्रांति आई, परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आई, जीवन स्तर में क्रांति आई, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति आई, तो व्यक्ति की मृत्यु दर तो कम हो गई, लोगों के मरने की संख्या कम हो गई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रही और उसकी मांग की पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई होती रही। जो जंगल मानव के और कहते हैं और चीजों के पूरक हैं, वो जंगल कटते रहे और वो जंगल आज भी कट रहे हैं। जो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को, बढ़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर देते थे, जितनी निकली उसको पेड़ों ने ग्रहण कर लिया। इसलिए आज भी वनों को लगाने की, पौधों को लगाने की बार बार वकालत की जाती है। केवल पर्यावरणविद ही नहीं, सामान्य लोगों में भी ये जागरूकता आई है कि वृक्ष हमारा जीवन है, मानव और वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो औद्योगिक क्रांति ये विश्व इतिहास की एक घटना जो कार्बन उत्सर्जन को एकदम से बहुत बढ़ाएगी, और उसके बाद होने वाली घटना जिसको हम तथाकथित रूप से विकास कहते हैं, आज भी कहते हैं कि विकास, और खास तौर पर कार्बन उत्सर्जन जो है वो पश्चिम के देशों ने, यहाँ अब दुनिया दो भागों में बंटने लगेगी। एक पश्चिम के देश जो औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्य की प्रक्रिया के कारण अत्यधिक धनवान हो गए थे, वो देश आगे चल के पूर्व के देश जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में गुलाम थे, जब वो 1950 के बाद आज़ाद हुए और उन्होंने अपनी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और जब उन्होंने कल कारखानों का यूज़ किया, कोयले का दहन किया, और जब कार्बन उत्सर्जन उनका बढ़ा, तो वो पर्यावरण संकट सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बैठे हुए पश्चिम के ताकतवर देशों ने इन देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की नसीहत दी। तब जाके WTO जैसे, कहते हैं WTO जैसे मंच पर
WTO जैसे मंच पर कहते हैं देशों में विवाद हुआ, उसे हम उत्तर और दक्षिण का विवाद भी कहते हैं, क्योंकि जितने विकसित देश हैं वो उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं, उत्तरी कहते हैं गोलार्ध में स्थित हैं, और जितने भी अविकसित या विकासशील देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे उत्तर दक्षिण विवाद और उत्तर दक्षिण संवाद का नाम भी दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर्यावरण से या किसी भी घटनाक्रम से अछूती नहीं रहेगी। हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, एक एक चीज को क्रम से उठाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर आप सारी चर्चा को, परिचर्चा को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। WTO के मुद्दे, आपके यूएनओ के कहते हैं जुड़े हुए, यूएनओ से जुड़े हुए पर्यावरण संगठन, पर्यावरण से जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं, पर्यावरण से जुड़ी हुई संधियों को लागू करने में इतनी हील हवाली क्यों है, जब पूरी पृथ्वी का अस्तित्व ही संकट पर है। क्यों? क्योंकि जब वनों की कटाई होगी, जीवाश्म ईंधनों का दोहन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन 30% तक बढ़ जाएगा, तो वो कहते हैं सूर्य के प्रकाश से उस ताप को सोख लेंगे और धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ का तापमान, पृथ्वी का तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम पृथ्वी के अस्तित्व के संकट की बात कर रहे हैं तो कुछ समस्याओं की बात भी हम कर लें कि आपने केवल ध्रुवों का पिघलना, बर्फ का पिघलना तो बता दिया था, क्योंकि जब घर का तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो आपको याद है कि जब गर्मी पड़ती है, फ्रिज से बर्फ को बाहर निकालते हो तो क्षणों में वो बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो उस कहते हैं हम उस ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग हमने बोला था कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, और उस तापमान के बढ़ने से होने वाली विभिन्न घटनाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। सब लोग कहते तो हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सब लोग कहते तो हैं, लेकिन उसके बारीक अंतर को समझते नहीं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ग्रीन हाउस गैसों का नाम लिया था, लेकिन बार बार हम एक गैस का नाम ज्यादा ले रहे हैं, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन सब में सबसे प्रभावी है, वातावरण में सबसे ज्यादा समय तक रुकती भी है, और सूर्य के ऊष्मा को सबसे ज्यादा सोख कर भी रखती है। ध्यान रखना, जब ये ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, तो ध्रुवों की बर्फ को पिघलने से कहते हैं, कई पर्यावरणविद कहते हैं कि जब ध्रुवों की बर्फ पिघलती है तो ये काली हो जाती है। और आपको मालूम होगा फिजिक्स में कृष्णिका के सिद्धांत के तहत काली हुई सतह, काली सतह सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को और ज्यादा तरीके से सोखती है। जैसे काले रंग की कोई भी चीज गर्मी में, काले रंग के कपड़े पहन लिए जाएं तो व्यक्ति को ज्यादा गर्मी लगती है। ये कृष्णिका का सिद्धांत है कि काली चीज अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर लेती है। ना मानो तो आप देख लो भैंसों को, गायों को उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गर्मी लगती है काली सतह वाली भैंसों को। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कृष्णिका का एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहे हैं। आप गाय को कभी कीचड़ में नहीं देखेंगे, लेकिन भैंसों को आप कीचड़ में देखेंगे। खैर, यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि हर अच्छी चीज गाय के लिए और बुरी चीज भैंस के लिए। हमारे मुहावरे भी बुरे बुरे सारी भैंसों के लिए ही हैं। कहते भी हैं गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना। खैर, तो ध्यान रखना, यहाँ भैंस कृष्णिका का बहुत अच्छा सिद्धांत, बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो पर्यावरण कुछ कहते हैं पर्यावरणविद कि जब वो बर्फ काली हो जाती है तो वो और अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, और ये ध्रुवों की बर्फ पिघलती है, जल बनती है, और ये जल कहते हैं इन 5 महासागरों में मिलने लगता है, और जल का स्तर, समुद्र का स्तर बढ़ने लगता है।
और समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा, ध्यान रखना, समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो बस्तियां हैं, जो नगर हैं, जो द्वीप हैं, उनके डूबने की संभावना बढ़ने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा संकट समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों को है। जैसे कहते मालदीव को संकट है, श्रीलंका को संकट है। मालदीव को तो वैसे ही मोदी जी की वजह से भी, खैर बात नहीं करेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना श्रीलंका को संकट है। हाँ, द्वारका, द्वारका भी किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण की द्वारका आज समुद्र के अंदर है। अभी भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उस द्वारका के दर्शन करने समुद्र के अंदर गए थे। तो वैसे ही आप समझ लें कि जितना भी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है वो संकट के रडार पे है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं रुका, अगर हमने पेड़ों की कटाई को नहीं रोका, अगर हमने वृक्षारोपण नहीं किया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा और वो पृथ्वी के तापमान को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी। ध्यान रखना, लेकिन इस कार्बन उत्सर्जन, इस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल किया गया किसके लिए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। अभी तो हमने देखा ये ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण। शुरू में हमने तुलना की थी कि एक घर है और उस घर के तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन घर के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न मौसमी घटनाओं को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। तो क्या होगा अब समुद्र के स्तर के बढ़ने के साथ? कहते हैं मौसम में अनियमितता आएगी। इस जलवायु परिवर्तन के एक पहलू के रूप में कहीं कहीं बहुत बारिश होगी, कहीं कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जहाँ बहुत बारिश होती थी वहाँ बारिश कम होगी, जहाँ बारिश कम होती थी वहाँ बारिश बहुत होगी। आप देख रहे होंगे भारत के शहरों में, बम्बई, चेन्नई जैसे शहरों में एकदम बारिश का होना, और बारिश एकदम से होगी जैसे बादल फट गए हों। ध्यान रखना, अभी भी आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। सर्दी दिसंबर लास्ट तक नहीं होती है, सर्दी दिसंबर लास्ट से शुरू होती है और मार्च तक जाती है। पहले सर्दी नवंबर से शुरू होती थी और फरवरी तक ही जाते जाते फुर्र हो जाती थी। यही बारिश के साथ भी है। तो मौसम का चक्र आपका परिवर्तित हो रहा है। अनियंत्रित मौसमी घटनाएं हो रही हैं और ये अनियंत्रित मौसमी घटनाएं फसलों के लिए विनाशकारी हैं। अगर ध्यान रखना, आपके ग्लोबल वार्मिंग से, कहते हैं आपके जलवायु परिवर्तन से अनियंत्रित वर्षा होती है, अभी वर्षा होती है तो उसका रबी की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, गेहूं की फसल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, गेहूं की फसल खराब होगी, गेहूं की आपूर्ति कम होगी तो गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे, काला बाजारी बढ़ेगी, गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई आ जाएगी। तो आप ये नहीं कहना कि कार्बन उत्सर्जन का, ग्लोबल वार्मिंग का और आपके जलवायु परिवर्तन का महंगाई से कोई संबंध नहीं है। आप ये भी नहीं कहना कि ग्लोबल वार्मिंग का किसानों की आत्महत्या से भी कोई संबंध नहीं है। जब किसान ऋण लेके खेती करेगा और उसके सामने उसकी खड़ी हुई फसल खराब हो जाएगी तो उसे आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आएगा। खैर, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप इन मुद्दों को समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से जब समुद्र के तट डूबेंगे तो स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, लोग वहाँ के दूसरी जगह जाके शिफ्ट होंगे, शरणार्थी समस्या आएगी, फसलों पर संकट आएगा, महंगाई बढ़ेगी। ध्यान रखना, कृषकों पर संकट आएगा, कृषि जीवन पर संकट आएगा। केवल तापमान का बढ़ना
और तापमान का बढ़ना, केवल तापमान का बढ़ना, और कहते हैं कि तापमान के बढ़ने के अलावा उन ध्रुवों का पिघलना और समुद्र के जल स्तर का बढ़ना ही केवल ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन नहीं है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, रेगिस्तान बढ़ेंगे, ध्यान रखना रेगिस्तान बढ़ेंगे, और यही सब चीजें जाके कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच में अखाड़े का मैदान बन जाएंगे। जो पश्चिम के देश पहले तो औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन करने के साथ अपना विकास कर चुके हैं, और पूर्व के देश जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बाद आज़ादी को प्राप्त हुए हैं और अभी कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाकर, अपने कारखानों को बढ़ाकर अपने विकास की गति को पकड़ रहे हैं, तब कहते हैं उनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जाएगी तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित और विकासशील, विकसित और अविकसित राष्ट्रों की भिड़ंत देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, इसीलिए ये पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं और उनसे संबंधित जितनी भी संधियां हैं वो वास्तविक प्रारूप में अपना रूप ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। लेकिन उनको हमारा जाते जाते एक निष्कर्ष है, ये तो बात हुई ग्लोबल वार्मिंग की, और यहीं से हम आगे यात्रा चालू करेंगे, लेकिन उसमें ओजोन परत संरक्षण भी होगा, उसमें अम्ल वर्षा भी होगी, उसमें वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होगा। प्रदूषण की समस्याएं होंगी, उनके निवारण के उपाय होंगे और सारी चर्चा होगी। लेकिन जाते जाते अगर पृथ्वी हमारी संकट में है, उसका अस्तित्व संकट में है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे जाएंगे? अगर कहा गया कि पृथ्वी का तापमान इस 21वीं शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री बढ़ेगा, और अगर यह कहीं 2 डिग्री बढ़ गया तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे? तो ऐसा विकास हमें प्रकृति के समाप्ति की शर्त पर मंजूर नहीं है, ऐसा विकास हमें प्रकृति की समाप्ति पर मंजूर नहीं है। ध्यान रखना, हमें ऐसा विकास करना है जिसमें मानव सभ्यता का अस्तित्व भी बचा रहे और व्यक्ति विकास के पायदानों पर आगे बढ़ता रहे। इसी को समावेशी विकास कहा जा रहा है। और पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, उसमें इसे एजेंडा 21 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आगे पर्यावरण, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के कुछ नए मुद्दों के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।